टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक है ना, और इससे जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक, इस टॉपिक को जिसको समझ में आ गया उसको अगला टॉपिक भी समझ में आने, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी में है, वो हमारे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और इससे अगला जो टॉपिक है वो मिक्स है, समझ रहे हो? वो टॉपिक क्या है, दोनों मिक्स एक ही एक्सरसाइज के अंदर, जो आप थर्ड एक्सरसाइज पढ़ोगे अब एनसीईआरटी के अंदर। तो एलिमेंट के अकॉर्डिंग वो जो मैं टॉपिक अब आपको कराऊंगा प्लस इससे अगले वाला टॉपिक मिलाकर, और जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा था आपको कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन यही टॉपिक है, ये वाला और इससे अगले वाला। आराम से अच्छे तरीके से फुल प्रैक्टिस, पूरी एलिमेंट अच्छे तरीके से करना, काफी प्रोबेबिलिटी है कि बेस फ्रॉम का क्वेश्चन है, मतलब ये और इससे अगले वाला टॉपिक अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पहला एग्जांपल पढ़ते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। एक बैग है, कंटेन 2 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल। अब बैग कंटेन, ये मैं एग्जांपल 1 की बात कर रहा हूं, क्या है मेरे पास, 2 व्हाइट एंड 4 ब्लैक, और जो अनदर बैग है उसके अंदर 6 व्हाइट है और 4 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, वन बैग इज चूजन एट द रैंडम एंड द फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग वन बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है ना, वो थोड़ा सा अलग यूनिक है, जिसकी जितनी प्रैक्टिस उसको इतना इजीली समझ में आ जाएगा कि ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और इससे अगले वाला जो टॉपिक है उसमें लगभग क्वेश्चन सेम है, बट फाइंड आउट जो करना होता है सिर्फ उसमें फर्क है। तो पहले लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से क्या है। क्या 2 बैग है, रैंडमली एक बैग चूज किया और उस बैग में को चूज करने के बाद एक बॉल निकाली उस बैग में से जो सा भी चूज किया था, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट बॉल आएगी। ये क्वेश्चन है एग्जांपल 1, कि एक जो तुमने चूज करा हुआ बैग है उसमें से एक बॉल निकाली, और जो एक बॉल निकाली वो क्या होनी चाहिए, व्हाइट। समझ में आ गया? इतना क्वेश्चन समझ में आ गया सारे बच्चों को? अब इसमें हो कैसे सकता है, कैसे होगा, हो यूं सकता है कि आप पहला बैग भी सिलेक्ट कर सकते हो और दूसरा भी, हम तो टोटल लेके चलेंगे ना, कि पहला बैग भी सिलेक्ट होगा और हो सकता है और दूसरा बैग भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, और तो इसको मैं इवेंट लेता हूं इवन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसमें। लेट इवन सेलेक्ट बैग 1, E2 सेलेक्ट बैग 2, सेलेक्ट बैग 1, सेलेक्ट बैग 2, सेलेक्ट बैग 1, सेलेक्ट बैग 2। और ए इवेंट हमेशा इसमें किसकी निकालते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग वाइड बॉल। वाइड है ना अपनी, E1 E2 A, इतना क्लियर हो गया? अब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वेश्चन के अंदर, व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये कैसे काम करता है कि मुझे व्हाइट बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाइट बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकालनी है। कैसे निकलेगी, अब देखो जो पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है। लेट कर लेते हैं बैग्स, बैग कौन सा सेलेक्ट हुआ, 1, तो मतलब कौन सा इवेंट हो गया, इवन। और बैग सेलेक्ट 1 होने के बाद, क्योंकि व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बैग 1 सेलेक्ट
के बाद इसमें से व्हाइट बॉल निकल गई, तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट बैग वन सेलेक्ट हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी, और उसके बाद क्या होगा, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। पहले बैग वन सिलेक्ट हुआ और बैग वन सिलेक्ट होने के बाद व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी ना, डेट मींस इसके बाद। या फिर और में क्या लगता है, प्लस, या फिर बैग टू सिलेक्ट हुआ होगा, मतलब E2 इवेंट हुआ, और बैग टू सिलेक्ट होने के बाद फिर व्हाइट बॉल निकली होगी, फिर व्हाइट बॉल क्या ये फॉर्मूला तुम्हारे को समझ में आ गया? बैग वन सिलेक्ट हुआ और उसके बाद व्हाइट बॉल निकली, या फिर बैग टू सिलेक्ट हुआ और उसके बाद व्हाइट बॉल निकली, दोनों ही केसों में व्हाइट बॉल निकल रही है, तो व्हाइट बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल दी। अब इसके बाद आता है इन चारों की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 क्या आएगा? E1 क्या था, सिलेक्ट बैग वन, E2 क्या था, सिलेक्ट बैग टू। टोटल दो बैग हैं, एक बैग सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2, टोटल बैग टू, तो 1/2 और 1/2, ये तो आ गया ही। अब ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। A/E1 का मतलब क्या निकलता है, E1 मतलब सिलेक्ट बैग वन हुआ और उसके बाद व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब सिलेक्ट बैग वन ये ना, इसमें व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये अगर एक बॉल निकालूंगा 2/6, और अगर बैग टू सिलेक्ट होता है और उसमें व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 6/10। इन चारों की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा। बोलो जी। अब किसी बच्चे को यहाँ पे कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकता है, आ जाएगा। सबसे पहले बैग सिलेक्ट करने थे, कितने बैग थे, दो बैग। पहला बैग सिलेक्ट, आपके ऑप्शन क्या है, या तो पहला बैग सिलेक्ट होगा या दूसरा। पहला बैग सिलेक्ट हुआ E1, दूसरा बैग सिलेक्ट हुआ E2। ए इवेंट हमेशा किसको मानना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पर निकालनी थी बैग सेलेक्ट होने के बाद मैंने एक बॉल निकाली और वो व्हाइट बॉल होनी चाहिए, तो व्हाइट बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालनी है। तो ए इवेंट हमने माना व्हाइट बॉल, गेटिंग व्हाइट बॉल, ठीक है। तो E1 E2 और ए डिसाइड हो गया। अब व्हाइट बॉल कैसे कैसे आपके पास आ सकती है, अब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो व्हाइट बॉल का फेवरेबल केस देखोगे ना, कैसे हो सकता है व्हाइट बॉल, कैसे आएगी व्हाइट बॉल, या तो पहला बैग सिलेक्ट और फिर व्हाइट बॉल आई, पहला बैग सिलेक्ट और बैग सिलेक्ट होने के बाद व्हाइट बॉल आई। इसका मीनिंग ये निकल रहा है ना, E1 का मतलब पहला बैग सिलेक्ट हो गया, बैग वन सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद फिर बॉल निकाली उस बैग वन में से और व्हाइट बॉल आ गई। या फिर क्या हुआ होगा, पॉसिबिलिटीज, या फिर दूसरा बैग सिलेक्ट हुआ होगा और दूसरे बैग में से व्हाइट बॉल निकली होगी। इतना फॉर्मूला क्लियर हो गया? फॉर्मूले तक कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो। सिलेक्ट बैग वन, सिलेक्ट बैग टू, टोटल बैग थे दो, एक बैग सिलेक्ट करना था तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ गई, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ गई। A/E1 का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, बैग वन सिलेक्ट होने के बाद फिर बैग वन में से एक बॉल निकालनी है और वो व्हाइट बॉल आनी चाहिए। तो बैग वन में ये हमारे पास ये बोले पड़ी थी, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2/6, और बैग टू में से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/10। वैल्यू पुट कर दी, सोल्व करके आंसर आ गया। क्या कहते हैं, नहीं क्वेश्चन करते रहो, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब डाउट नहीं पूछना, सारे बच्चों को बार बार बोल रहा हूँ। और जैसे मैं क्या कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझ लो, एग्जांपल 2 के अंदर कह रहा है मेरे पास ये दो बैग है,
कितने बैग है? 2 बैग। कह रहा यहां से पहले बैग में से ये बैग 1 का नाम दे देते हैं, ये बैग 2 का नाम दे देते हैं। कहता है यहां से ना मैंने एक बॉल निकाली, क्या निकाली? एक बॉल, और उसको बिना देखे कि वो कौन से कलर की बॉल है, उसको मैंने सेकंड बैग के अंदर ट्रांसफर कर दी। इतना आ गया क्लियर? इतना क्लियर है कि एक बॉल मैंने यहां से निकाली और ट्रांसफर कहां कर दी? सेकंड बैग में, बिना देखे। अब जो एक बॉल यहां पर डाली, डालने के बाद अब यहां से मैंने एक बॉल निकाली, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड इन कलर होनी चाहिए? तो फाइनली ए इवेंट तो मैं निकालूंगा गेटिंग रेड बॉल। ए तो क्या हो जाएगा मेरा? गेटिंग रेड बॉल। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। E1 E2 क्या होता है? जो पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज कैसे बन रही है कि यहां से जो बॉल तुमने ट्रांसफर करी है यहां पर, वो क्या कौन कौन से कलर की हो सकती है? या रेड या ब्लैक। तो आप लिख सकते हो इवन इवेंट में कि रेड बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। यहां पे क्या लिख दोगे? ब्लैक बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। अब भाई बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में, बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? रेड बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो या तो पहले इवन मतलब रेड बॉल ट्रांसफर हुई होगी, और उसके बाद जब मैंने सेकंड बैग में से बॉल निकाली, वो कौन सी मिली मेरे को? रेड। या फिर ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई, और ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के बाद फिर मुझे रेड बॉल निकली मिली। ये मेरा बना फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। या तो रेड बॉल ट्रांसफर हुई और फिर मैंने यहां से बॉल निकाली, और वो कौन सी होनी चाहिए? रेड। या फिर ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के बाद फिर मैंने यहां से एक बॉल निकाली, वो मेरे को क्या मिलनी चाहिए? रेड। अब सबसे पहले तो E1 E2, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल, इन चारों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 सारे ना यहाँ पे लिख लिया करो पहले अलग से। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। E1 E2 कैसे आएगा? A/E1 A/E2। अच्छा, ये तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 कैसे निकलेंगे? E1 क्या था हमारा? रेड बॉल ट्रांसफर। अच्छा, रेड बॉल कब ट्रांसफर होगी? जब रेड बॉल निकलेगी। अब रेड बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक बॉल निकाली रेड बॉल की, निकले, क्या प्रोबेबिलिटी है? 6/14। और दूसरा E2 इवेंट क्या बनता? ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो रही है, वही ट्रांसफर कब होगी? जब निकलेगी यहां से, 8/14। A/E1 का मीनिंग बताओ कि भैया E1 का मतलब यहाँ पे रेड बॉल ट्रांसफर हुई थी, तो कितनी हो गई? रेड बॉल 9 हो जाएगी ना, और ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी? 6। अब यहां से A/E1 का मतलब रेड बॉल अब आएगी, क्या प्रोबेबिलिटी है? 9/15। और A/E2 में क्या होगा? ब्लैक बॉल ट्रांसफर होगी यहाँ पे, तो 8 रेड 7 ब्लैक हो जाएगी। 8 रेड 7 ब्लैक। अब अब बताओ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 8/15। अरे बॉल तो रेडी निकालनी है भाई, जो सी ट्रांसफर होगी वही नहीं निकालनी। A/E1 का मीनिंग बता दो पहले, आपको क्लियर होना चाहिए। E1 का मतलब रेड बॉल ट्रांसफर हुई। अब रेड बॉल ट्रांसफर होने के बाद रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल ट्रांसफर होने के बाद 9 रेड हो जाएगी, तो 9/15। और A/E2 का मतलब ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के बाद रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। ये तो रेड ही था ना, तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे कितनी? 7 ब्लैक होगी, 8 रेड। तो अब यहाँ पे देखो कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बताओ रेड बॉल आने की? 8/15, 8/15।
हाँ जी, क्लियर हो गया। वैल्यू पुट कर लोगे चारों की चारों यहाँ पे और सोल्व कर लोगे। सर हाँ सर जी बताइए। सर मैं ऐसे करता था, पहले हमने E1 E2 सिलेक्ट कर लिया बैग 1, फिर सिलेक्ट कर लिया बैग 2, फिर A को मान लिया रेड कलर की बॉल जाएगी, फिर B को मान लिया ब्लैक कलर की बॉल जाएगी, फिर वो जाएगी फॉर्मूला कहाँ पे? दूसरे बैग में इवन E2 क्या माना है? पहले बैग से जाएगी, फिर दूसरे बैग से जाएगी। कहाँ जाएगी भाई? क्या कह रहा है भाई? कोई तो एक्सपेरिमेंट समझ, पहले एक्सपेरिमेंट क्या था। ये बॉल एक बैग से दूसरे बैग वन से बैग 1 है, ये बैग 2 है। कह रहा इस बैग से इस बैग में 2 बोले ट्रांसफर करनी है। कितनी ट्रांसफर करनी है? और इसमें एक वर्ड यूज कर रहा है लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद वाले बॉक्स में से एक बॉल निकाली, बाद का मतलब हुआ इसका। लेटर मतलब बाद वाले बॉक्स में से एक बॉल निकाली और वो व्हाइट बॉल आएगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट समझते हैं। यहां से जो 2 बोले ट्रांसफर हुई तो उसकी जितनी पॉसिबिलिटी बनती है उतना E1 E2 E3 हम लेंगे। तो क्या क्या हो सकता है? 2 बोले कौन कौन सी हो सकती है? दोनों व्हाइट, दोनों ब्लैक, एक व्हाइट एक ब्लैक। यही हो सकती है कि नहीं हो सकती? कितनी कितनी हो सकती है? कितने केसेस बन रहे? 3। दोनों व्हाइट, 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर होगी, 2 ब्लैक बॉल या एक व्हाइट और एक ब्लैक। यही हमारे E1 E2 E3 बन जाएंगे। और ए इवेंट क्या बनेगा? गेटिंग व्हाइट बॉल। तो पहले E1 E2 E3 हम यहां पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा? 2 व्हाइट बॉल्स, 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। E2 क्या आएगा? 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। 1 white and 1 black ball transferred from bag 1 to bag 2। ए इवेंट क्या आ जाएगा? गेटिंग व्हाइट बॉल। गेटिंग व्हाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा इतना तो तुम्हें पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी। और वो भी निकालना पड़ेगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी निकालना पड़ेगा। ये भी निकालना पड़ता है हमेशा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3, क्योंकि ये सारे इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो इनकी प्रोबेबिलिटी पहले ही निकाल दो, फॉर्मूला तो हम बना ही लेंगे। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या बनेगा? बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? व्हाइट बॉल की। E1 इंटू ए बाई E1, या फिर E2 इवेंट होगा फिर व्हाइट बॉल निकलेगी, या फिर E3 इवेंट होगा तो व्हाइट बॉल निकलेगी। ठीक हो गया। अब E1 E2 E3 देखो कैसे निकलेंगे आप। सबसे E1 क्या था हमारा? 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर होनी थी। कितनी व्हाइट बॉल है? तो 10 में से कोई 2, और टोटल कितनी थी? 13। 13 में से कोई 2, 2 बोले निकालनी है ना। सर तो मेरे फेवरेबल क्या आएगा? 10 में से कोई 2 निकले अपॉन 13C2। E2 में 3C2 अपॉन 13C2। E3 एक व्हाइट और एक ब्लैक, तो एक व्हाइट मतलब 10C1 इंटू, कितने मिनट रह गए हैं? खत्म हो गया। चलो फिर रीज्वाइन कर लो, चलो दोबारा से करो।